हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमारे पैट के सिलेबस में मेंशन है, हम वो कवर कर रहे हैं। और आज हमारा ये सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो हमारे पैट के सिलेबस में दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, हम सब आज वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपके अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर उसके अराउंड में भी कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम इसको टिक करें। कुछ इसमें हम इसके एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते चलेंगे, जिससे क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन ना आए तो उसके आसपास के क्वेश्चन से बने, फैक्ट से बने क्वेश्चन, तो हम लोग उसको भी कर आए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना आज का ही सेशन, जिसमें हम लोग जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन दीजिएगा, उससे हमें अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी। तो चलिए, आज ये हमारा जियोग्राफी का सेशन है। इसमें हम पहले भूगोलिक स्थिति देख लेते हैं। और दोस्तों, जो भी मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी के जो भी सेक्शन हमारे पैट में सिलेबस में मेंशन है, मैं वो ही आपको कराऊंगी। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, जो कि पर्वत पहाड़ इसमें मेंशन है। इससे ऊपर जो ये टॉपिक है भौतिक विभाजन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे नहीं करेंगे। चलिए, पर्वत और पहाड़ वाले क्वेश्चंस देखते हैं सभी। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप भी इसको ईजिली पढ़ सकें। 29 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? आंसर विल बी सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में समानांतर रूप से फैला है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय औसतन 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 3700 से 4500 किलोमीटर तक ऊंचा है। जैसे जैसे कि ये ग्रेटर हिमालय हो गया, उसके बाद मध्य लघु हिमालय हो गया, इसके नीचे हो गया शिवालिक। ये पूरे हमारे हिमालय की 3 श्रेणियां हैं जो ऐसे डिवाइड है। 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का पूछा है दोस्तों। ए, अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का विस्तार तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। यह प्रायद्वीपीय भ्रंश का कगार है। प्रायद्वीपीय भ्रंश का कगार है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पश्चिमी घाट क्या है, पहाड़ है क्या पर्वत है, इस तरीके से। वो पहाड़ पर्वत नहीं है, भ्रंश कगार है, आप ये याद रखिएगा। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। किलोमीटर नहीं, मीटर, सॉरी। यह चोटी अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है उनकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, वो ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोस्तों 31 पे आते हैं। भ्रंशोत पर्वतों में निम्नतम खंड होते हैं, निम्नतर खंड होते हैं। सी, होस्ट। ये लोअर पीसेस में पूछा गया है। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत, जैसे इस तरीके से पूछा गया। जैसे ये दो हो गए ना दोस्तों, ये पहाड़ हो गया, ये भी एक पहाड़ हो गया। इस तरीके से कि जब दो भ्रंशों का स्तंभ यथावत रहे, ये खंड रहे, स्तंभ यथावत रहे और किनारे स्तंभ के नीचे धंस जाए, इस तरीके जैसे ऐसे बनाता है पहाड़। और ये इसके बराबर के किनारे दोनों धंस गए, ये अपने आप उठा हुआ रह गया जब किनारे धंस गए, इस तरीके से। भारत का सतपुड़ा पर्वत, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन सा भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजेस पर्वत, पाकिस्तान का सोल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाज रेंज, सियरा निवादा ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। जबकि दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहे और बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए तो हास्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का होर्ज पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। चलिए,
32 प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं काली मिट्टी के क्षेत्र को? बी दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के द्रारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में है। जो हमारे साउथ वाले जितने भी स्टेट है सभी में आप मान के चलिए दक्कन ट्रैप ये वाली जो स्थिति में आते हैं ज़्यादातर ये दक्कन ट्रैप में ही आते हैं। और इनमें काली मिट्टी ही मिलती है जो कि कपास के लिए सबसे सूटेबल होती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लावा बेसाल्ट अपक्षय के कारण काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। क्योंकि जब वो लावा आया था ना दोस्तों, जैसे ये अफ्रीका वाले महाद्वीप से टूटा था तो यहाँ से जब ये टूटा तो बहुत सारा लावा निकला, कुछ इधर फैल गया कुछ इधर फैल गया। इधर जब वो लावा फैल गया तो धीरे धीरे वो टूटना जम गई मिट्टी, धीरे धीरे ठंडी हो गई, उसके बाद वो टूटना शुरू हो गया, उसके टूट से फिर काली मिट्टी बन गई। बेसाल्ट जिसको कहते हैं ना, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है और लावा की जो चट्टानें होती है वो बेसाल्ट ही होती हैं। आप याद रखिए, होप सो आपको समझ आया होगा। 33 क्वेश्चन, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमाद्री भाग की उत्तरी भाग की बी 6000 किलोमीटर। ये यूपी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में भारत और तिब्बत के मध्य में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से घिरी हुई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र से दोस्तों विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है। यह उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत, सिक्किम, भूटान के मध्य प्राकृतिक सेतु का कार्य करती है। ऐसे फैली है ना दोस्तों, नेपाल भूटान के बीच में इधर भारत हो गया, इधर नेपाल भूटान हो गया, इधर तिब्बत हो गया, इस तरीके से, तथा भारत को उत्तर में शेष एशिया से पृथक करती है। इसके सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 34 भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप की पूछा है दोस्तों, फिर वो अनामुडई आ गया। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनामुडई केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई की दोस्तों पहाड़ी है और चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है फ्रेंड्स। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये जॉइंट है एक तरीके की। यहाँ पालनी की पहाड़ियाँ चली जाएंगी, उत्तर की ओर कौन चली जाएंगी? ये अन्नामलाई वाली, और जो नीचे है वो कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो सबसे नीचे भारत की जो सबसे नीचे की पहाड़ियाँ हैं वो कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं, जिनको इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। 35 कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे, छोटा नागपुर का पठार। जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं वो छोटा नागपुर का पठार से ही सबसे ज़्यादा निकलते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण दिल का देश, हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं। अच्छा चलिए आप बताइए रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? इसे भी जाना जाता है छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट तथा तांबा, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क, कोयले जैसे भंडार गृह है। दोस्तों जर्मनी का एक बहुत सा पॉपुलर सा रीजन है जिसको कहते हैं रूर प्रदेश। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले का खनन किया जाता है। और रूर प्रदेश राइन और रूर नदियों के बीच में वो स्थित है, इसलिए उसको रूर प्रदेश का नाम दिया गया है। वो जर्मनी में है और कोयला उत्खनन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मिनरल को खनिज बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मिनरल निकाला जाता है। तो उसी के नाम पर भारत का रूर प्रदेश इसको कहा गया है। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, ऐसे ही इसको रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जर्मनी के नाम से। 36 इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? हिमालय में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है? ये वीडियो के क्वेश्चन में आया था 2018 में। सी माउंट नागटिब्बा। वृहद हिमालय
को हिमाद्री महान हिमालय सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। यह सिंधु नदी गोर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी लंबाई भी याद रखना, ऊंचाई भी याद रखना दोस्तों, 8848 मीटर। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी, और ये इसकी इम्पोर्टेंट है। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट नागटिब्बा पर्वत शिखर लघु हिमालय श्रेणी में आता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। जैसे वो जो महाभारत पहाड़ियाँ, नागटिब्बा, पीर पंजाल और धौलाधर, ये 4 की 4 श्रेणियाँ दोस्तों हमारी लघु हिमालय में आती है। इनको याद रखना। इससे बची हुई जो भी आएंगी, रेस्ट ऑफ द पीक्स जितनी पूछी जाएंगी, वो सब हमारे ग्रेटर हिमालय में आएंगी। याद रखना, सिर्फ 4 हमारी लघु हिमालय में आती हैं। 37, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्स में से एक नहीं है? ए बानासुर। चलिए, चैल, रानीखेत एवं नैनीताल लघु हिमालय के पहाड़ी रिसोर्ट्स हैं। जो दोस्तों ये टूरिस्ट पैलेस है ना, जबकि बानासुर लघु हिमालय हिमाचल का पहाड़ी रिसोर्ट्स नहीं है। चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, जबकि रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है। यहाँ नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। बानासुर सागर बांध केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बानासुर सागर परियोजना के अनुसार हुआ है 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? जो पूरी तरह से दोस्तों इन्होंने पूछा है वीडियो के पेपर में। बी नंदा देवी। दोस्तों कंचनजंगा भी थोड़ा असम, उसके नेपाल और सिक्किम के पास है हल्का सा। और K2 तो हमारे पीओके में आता है। कंचनजंगा दोस्तों सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है। हाँ जी भाई यही है। ये कोमेट तो इससे नीचे ही है नंदा देवी से। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर, हाँ दोस्तों कंचनजंगा ही है। मैं भी तो कहूँ, ये तो क्वेश्चन में आता है कंचनजंगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इन्होंने आंसर गलत लगाया हुआ है। ये हमारा कंचनजंगा है, क्योंकि नंदा देवी से ऊंचा कंचनजंगा है जो हमारे सिक्किम में आता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा, देखिए ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है थोड़ा दोस्तों, ये नेपाल में भी है, मतलब जो इसका मेन जो पॉइंट है ना वो हमारे सिक्किम में आता है। थोड़ा नेपाल में भी गया हुआ है, तो पर्वत तो बहुत दूर तक फैले होते हैं ना। माउंट केटू गोडविन भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पीओके का अंग है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर नंदा देवी को माना है। देखो दोस्तों, आयोग ने खेल किया है यहाँ पे, आप समझिए। 39, पश्चिमी घाट है। देखो वो आ गया दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। पश्चिमी घाट है, ये पर्वतों का ढलान है। जैसे दक्कन का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद आपको ज़रूरत है अभी एक्सप्लेन करने की। जैसे कि दोस्तों ये हमारा इंडिया हो गया साउथ वाला, जो दक्कन वाला एरिया था जो अफ्रीका से टूटा था। जैसे ये हमारा एरिया हो गया इस तरीके से, और जब यहाँ पे ये इससे टूटा तो ये बहुत ऊपर तक था, मतलब वो चट्टानी एरिया था बहुत ज़्यादा। अफ्रीका हमारा चट्टानी एरिया था और बहुत ऊपर था। तो जब धीरे धीरे इस पर बारिश होती गई तो मिट्टी धीरे धीरे बहने लगी। मिट्टी का कटाव शुरू होता है ना जब बारिश हो जाती है। जब ये ठंडा हुआ, लावा बिछ गया और बारिश हुई, तो ये दोनों तरफ से इस पर बारिश हुई तो ये मिट्टी का कटाव होना शुरू हुआ। जब मिट्टी का कटाव होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टी जम गई। इतना एरिया और वाइड हो गया दोनों तरफ से, और यहाँ पे दोनों जगह मिट्टी जम गई। पर ये इससे नीचे थी। ये जो ऊपर वाला चट्टानी मेन एरिया था उससे तो ये नीचे रहेगी ना। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमती गई। अब वो थोड़ा पर्वतों का ढलान टाइप बन गया है। और मुंबई हमारा ऐसे यहाँ पे पीक में सिचुएटेड है। जैसे यहाँ पे समुद्र हो गया और यहाँ पे मुंबई हो गई, इस तरीके से आप समझ गए होंगे अब। 84, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती? अरे ये क्या हो गया है, कहाँ पे आ गए हम? एक मिनट दोस्तों, ये नदी पे आ गए हम तो लगता है। हम पहाड़ से नदी पे कैसे आए भाई? ये आ गए, हाँ ये आ गया हमारा क्वेश्चन।
48 दुनिया के सबसे बड़े ये छार नहीं दोस्तों, थार रेगिस्तान होगा में से एक भारत में कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात में। चलिए हाँ दोस्तों, छार ही होगा, छार रेगिस्तान। वो ये जो दलदली भूमि है ना दोस्तों, स्लाइन वाटर है इसमें बहुत सारा, छार रेगिस्तान। सॉरी, मुझे लगा ये थार हो सकता है, रेगिस्तान के नाम से थार याद आता है ना। कच्छ गुजरात में। गुजरात में स्थित कच्छ का रण एक विशाल छारयुक्त दलदली वीरान इलाका है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भारत भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है। चलिए, यह लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 49 कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश 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 भारत, सिक्किम भारत और इसके बीच में है, नेपाल के बीच। नेपाल और वो सिक्किम है ना, सिक्किम और नेपाल पे इसमें एक्सप्लेनेशन पहले कर चुकी हूँ। 50 क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दोस्तों आंसर विल बी बी, ऊटी। चलिए, ये आप देख लीजिए, दार्जिलिंग 2042, ऊटी 2240, शिमला 2202 और डलहौजी 1970 मीटर में है दोस्तों समुद्र तल से इनकी ऊंचाई। 51 अंडमान उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश डैश चोटी है। उन्होंने दोस्तों नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, सैंडल पीक। जो सैंडल पीक कहते हैं ना, नॉर्थ अंडमान में ये सबसे ऊंची चोटी है। अब चलिए दोस्तों अपने दर्रे पे आते हैं। दर्रा भी हमारे जितने भी दर्रे हैं हमारे सिलेबस में मेंशन है, इनको करेंगे। सबसे पहले इनको मैच कर लेते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर दोस्तों, जोजिला और बुर्जिल दर्रा दोनों जम्मू कश्मीर हैं। बरालाचाला और शिवकिला दर्रा दोस्तों नहीं है, बरालाचाला और शिवकिला दर्रा हमारे इसमें नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और थांगला नीति लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी नहीं है, ये उत्तराखंड में है दोस्तों। नाथुला और जैलेपला सिक्किम, ये सही है। तो इस तरीके से हमारा 1 और 4 सही हो गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? ओहो, सो सही नहीं है, तो सही नहीं है हमारा 2 और 3 दोनों सही नहीं है, 1 और 4 हमारे सही है, तो आंसर विल बी बी। ये देखिए, चलिए 53 इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? दोस्तों पालघाट दर्रा साउथ में है हमारे, बी। उससे केरल और तमिलनाडु जुड़े हुए हैं। केरल और तमिलनाडु के बीच ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, इनके बीच से ही पालघाट दर्रा जाता है। चलिए, पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। दर्रा 32 किलोमीटर चौड़ा है और केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच यह दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। पालघाट दर्रा से होकर गुजरने वाले राजमार्ग, रेल मार्ग केरल में पालक्कड़ और तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। दोस्तों दर्रा ये दोस्तों रास्ता देता है तमिलनाडु में से केरल जाने का। चलिए नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों सीपकिला दर्रा यहाँ पे नहीं है, सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए 55, जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है डी, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है दोस्तों। 56, दर्रा तिब्बत डैश 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 दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है, बी। नाथुला दर्रा दोस्तों हमारे सिक्किम में है, याद रखना। और नाथुला दर्रा इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग देता है, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल। जवाहर सुरंग इसी में दर्रे में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों पहले जो NH1D वाला क्वेश्चन आता था वो भी इसी में आता था, क्योंकि अब तो थोड़ा बदल गए हैं नेशनल हाईवे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख से सियाचिन जाने का मार्ग है, इसी के सारे नुब्रा घाटी में जाया जाता है। 57, शिवकिला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? शिवकिला दर्रा कहाँ है दोस्तों?
सतलुज घाटी में, क्योंकि वहाँ से सतलुज नदी निकलती है सीपकिला दर्रा से। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है 2015 में। 58 रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों झील और जलप्रपात देख लेते हैं। झील, नदी और जलप्रपात भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है। डी महानदी डेल्टा है जो हमारा, उसके दक्षिण में उड़ीसा की चिल्का झील स्थित है। 60 निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। लोकटक झील। और मणिपुर में दोस्ती एक तैरती हुई झील भी पूछी जाती है कि तैरती हुई झील किसे कहा जाता है? केबुल लामजाओ। हाँ, देखिए आप, ये रहा इसके एक्सप्लेनेशन में भी। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहते हैं, लोकटक झील को। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है। लोकटक झील दोस्तों दुनिया की एक तैरती हुई झील कहा जाता है, और केबुल लामजाओ इसके अंदर नेशनल पार्क है, इसी में स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन ही बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। 61 चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में प्रदेश में समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, केरल में वेम्बनाड झील अवस्थित है। ये दोस्तों पुलिकट झील, वेम्बनाड झील भी एक तरीके की ये जो हमारी इसको कहते हैं ना चिल्का झील, इस तरीके की एक सलाइन वाटर झील है। ये इस तरीके से लेगून झील कहा जाता है। दोस्तों लेगून क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारी बाउंड्री हो गई, ये हमारा इंडिया होगा, ये हमारे ओशन हो गए। जैसे ये हमारा पानी हो गया, तो जैसे जैसे यहाँ पे ये हमारे इसमें पानी भरा हुआ है, तो धीरे धीरे ना यहाँ पे आके मिट्टी जमने लगती है, और वो यहाँ पे एक मिट्टी जाके एक बाउंड्री सी बना देती है, जिससे बिल्कुल झील एक समुद्र से कट के अलग हो जाती है। इनको लेगून झीलें कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कौन सी लेगून झीलों के उदाहरण है, तो याद रखना। 62 डैश 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 झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की ये चिल्का झील। और 63 मूक घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यह केरल के पलक्काड जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ यह नीलगिरी पहाड़ में अनियमित ढंग से फैली है। ये दोस्तों साइलेंट वैली दोस्तों जैव विविधता का क्षेत्र है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया है जो बहुत सारी जैव विविधताएं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की, जीव जंतु की, तो इसीलिए इसको साइलेंट वैली कहा गया है। बहुत घना जंगल टाइप एरिया है, और यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए इसको जैव विविधता क्षेत्र कहा गया है, साइलेंट वैली। जैव विविधता से लेके भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ये दूसरे थोसेसर वाटरफॉल, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। पालघर, थोसेघर ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होते हैं। 65 इनको मैच करना है। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? बताइए आप लोग। पुलिकट तमिलनाडु में हो गई, चिल्का झील उड़ीसा में हो गई, वुलर झील कश्मीर में हो गई, सांबर झील राजस्थान में हो गई। और पुलिकट दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में स्थित है। आप देखिए लिखा हुआ है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इस झील का 80% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में आता है। अपवाह तंत्र देख लेते हैं। अपनी नदी आ गई हैं दोस्तों, नदियाँ हमारे सिलेबस में हैं, आपको पता है, आप देखना सिलेबस। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? बी नासिक जिले से। महाराष्ट्र के जो नासिक जिला है ना दोस्तों, त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आप प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में भी इसको ही टिक करेंगे। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता। 67 निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय की देखना है दोस्तों। हिमालय में दोस्तों गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है, कावेरी दक्षिण में तमिलनाडु में है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। तो दोस्तों कौन सी हो गई हमारी फिर? बी सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए
निम्नलिखित 68 निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? कृष्णा नदी। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भूजल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। चलिए 69 निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? दोस्तों खंबात की खाड़ी गुजरात वाला एरिया नहीं मिलती है। साबरमती भी जाती है, आपने देखा होगा गुजरात से साबरमती नदी के किनारे जो गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। तापी नदी भी जाती है। माही नदी जाती है कि नहीं, आप बताइए। माही नदी भी जाती है राजस्थान से निकल के, और ये कोयना नदी नहीं जाती है। चलिए 62 झील भारत की सबसे, अरे नहीं ये तो हो गया है, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी, माही, साबरमती है, जबकि कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र से निकलकर कराड़ जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये तो कृष्णा की सहायक नदी है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी हो गई हमारी नर्मदा, दूसरी सबसे बड़ी नदी हो गई हमारी तापी। तो आंसर विल बी तापी। तापी नदी को तापी नदी भी कहते हैं, ताप्ती नदी भी कहते हैं दोस्तों। यह नदी मध्य भारत, दक्षिण मध्य भारत राज्य दक्कन के पठार में गवीलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। प्राणियों से मैंने क्या बोल दिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। जो पश्चिम की ओर सतपुड़ा श्रेणी के 2 पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करके गुजरात राज्य में सूरत से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। याद रखना, सबसे बड़ी नदी भी पूछ लिया जा सकता है कि नर्मदा नदी, सेकंड इज द ताप्ती नदी। चलिए 71 निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनकिनी के नाम से भी जानी जाती है? पिनकिनी किसे कहा जाता है? पेन्नार नदी को। केरल में बहती है दोस्तों ये। थोड़ा सा जहाँ जो नदी निकल रही है इसको देख लेते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ब्रह्मगिरी की चोटी से। कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना दोस्तों, वहाँ से कर्नाटक, याद रखना कर्नाटक, कभी आप राज्य ही भूल जाएं। वेगई नदी कैंडून मणिकन्नूर पश्चिमी घाट मदुरै के समीप तमिलनाडु से। मदुरै तो दोस्तों तमिलनाडु में है ना। पश्चिम घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, और ब्राह्मणी नदी दुआपाड़ी से निकलती है। 72 निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन ये है बी, सोन नदी। यमुना नदी यमुनोत्री गली हिमनद से निकलती है, गंगा की समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, जहाँ संगम होता है वहाँ पे। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ यमुना में मिलती है, जबकि सोन अमरकंटक से निकल के सीधी गंगा में मिल जाती है पटना के पास। चलिए 73 नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है, और दूसरी कौन सी निकलती है दोस्तों? सोन नदी निकलती है हमारी। और दोस्तों महानदी भी कहीं ना कहीं निकलती है। अमरकंटक जैसे कि ये हमारा होगा ना सतपुड़ा पर्वत, ये हमारा सतपुड़ा की 3 पर्वत चोटियाँ हैं, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ। जो मैकाल पहाड़ियाँ हैं ना, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंचा चोटी जो है वो अमरकंटक है। यहाँ से 2 नदियाँ निकल रही हैं, नर्मदा और सोन नदी, और जबकि महानदी है वो इसकी मैकाल पहाड़ी से निकलती है, बस नहीं कि अमरकंटक चोटी से। वैसे ही अगर पूरा देखा जाए तीनों एक ही जगह से निकलती है अगर हम इनको कहें, बट अगर थोड़ा चोटी और पहाड़ में डिवाइड करें तो ये महानदी मैकाल पहाड़ से निकलती है, और नर्मदा और सोन नदी जो है वो हमारी अमरकंटक जो इसकी चोटी है मैकाल पहाड़ की, वहाँ से निकलती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना प्यारा सा सब्सक्रिप्शन दीजिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा, और हमारे परिवार के सदस्य बनिए। चलिए सोन गंगा के दक्षिण तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है, लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी।
परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। अब थोड़ा पश्चिम की ओर खिसक रही है ये। 74 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रा का पठार। ये नहीं है दोस्तों, गोदावरी त्रिम्बाका का पठार। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। काबिनी, हेमवती, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। दोस्तों जो इस तरीके के नाम आएंगे देवी देवता से, जैसे अमरावती, हेमवती, काबिनी, इस तरीके सभी कावेरी नदी की हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी निकलती है। कर्नाटक कावेरी, आप इससे याद रख लीजिएगा, निकलकर 800 किलोमीटर लंबी और 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसकी सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु में है कावेरी नदी। और दोस्तों ये ओनली दक्षिण की एकमात्र सदाबहार नदी भी है। अगर ये क्वेश्चन भी आए तो आप इसको टिक करना। ये हमेशा वर्गीय है, अदरवाइज और सब गर्मियों में सूख जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हेमवती, काबिनी, अमरावती, शिमशा, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी है। यह नदी शिव समुद्रम नामक पर्वत प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। 76 वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सी सतलुज नदी। दोस्तों सतलुज नदी हमारे तिब्बत से एरिया से निकलती है और हमारे शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए, चिनाब नदी चंद्र और भागा नाम से दो सरिताओं से मिलकर बनी है और उद्गम है बरालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। और रावी नदी हमारे कांगड़ा जिले के रोहतांग से ही निकलती है, रोहतांग दर्रे से। 77 सबसे छोटी नदी कौन सी है? इनमें से कृष्णा नदी। दोस्तों इसीलिए इनकी लेंथ याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है, कृष्णा नदी, क्योंकि इनमें छोटी बड़ी करके पूछा जाता है कौन कितनी बड़ी नदी है, कौन सबसे छोटी, कौन सबसे बड़ी है। अब चलो देख लेते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और 1401 किलोमीटर, ये दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से निकलती है और 1401 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक, दोस्तों विंध्याचल नहीं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों, सतपुड़ा की है अमरकंटक श्रेणी, पहाड़ से निकलती है और कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है नर्मदा की। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कुल लंबाई 800 किलोमीटर। और सोन नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही निकलती है और इसकी जो लंबाई है यू है 784 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑब्वियसली गंगा, ये 2525 किलोमीटर लंबी है और ये हमारे 28 जिलों में बहती है यूपी की। चलिए, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। 79 भारत का रुधिर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी को। कोयला निकलता है ना दोस्तों। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण, जो मैंने आपको रूर प्रदेश जर्मनी वाला बताया था ना, कोयले की उपलब्धता की वजह से उसको रूर प्रदेश कहा जाता है। ये जर्मनी में एक स्थान है, रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण ये बंगाल का शोक कहा जाता है। ये अपना रास्ता बदल देती थी, बाढ़ ला देती थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब इस बांध बनाए गए तो अब इसको शोक नहीं कहा जाता है। अब ये इतना खूंखार रूप में अपने नहीं रही है। एक बिहार का शोक किसको कहते हैं आप बताइए? 80 निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान दोस्तों जो कि हमारा राजस्थान में है, उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है दोस्तों। लूनी नदी ये थार में ही विलीन हो जाती है। चलिए, थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नागपाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जोवाई, सूकरी और जोजारी इसकी सहायक नदियां हैं। 81 उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? बी यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती। आपने त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती होता है ना, प्रयागराज में जिनका मिलन होता है। 82 इस नदी की लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है।
यह तिब्बत के चेमांगयुंग ग्लेशियर में शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी और जबेलदिया, पगलादिया, इस तरीके की और भी है। मानस तीस्ता नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। याद रखिए, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश के मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंग ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, ये दोस्तों वही जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और आप ये याद रखिए, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक लंबी है। जितनी भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी भी नदियां हैं, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। दूसरे पे सिंधु नदी है, जिसकी 2880 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। तीसरे पे हमारी गंगा आती है, जो 25-25 किलोमीटर है। ये आप याद जरूर से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 83, निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बच्चों की अनवांटेड साउंड आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है और ये बच्चे पूरा चिल्ला देते हैं सुबह आते ही, तो माफ़ कीजिएगा, पूरा हल्ला मचाए रखे हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ए नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ये सब हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए 84, इनमें से कौन सी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? देखिए दोस्तों, पश्चिम और पूर्व में बहने वाली नदियों को ध्यान से पढ़िएगा, ये मैंने आपको एक अलग से भी कराया हुआ है। आंसर विल बी डी, कृष्णा नदी। ये व्यायाम प्रशिक्षक हो जो युवा विकास अधिकारी में पूछा गया था। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 85, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। कौन कौन सी है ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं? एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलुज हो गई, सिंधु हो गई। ये तीनों इधर ये ग्लेशियर से निकलती है ना। चलिए 86, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित अपवाह तंत्र रखती हैं। कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं दक्षिण भारत की नदियां? लोअर पीसेस का क्वेश्चन है। सी, दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ऐसे पेड़ की तरह शाखाएं सी फैली रहती हैं, ऐसे कोई नदी आती रहती है जाती रहती है इस तरीके से। जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का प्रारूप है। पूर्ववर्ती मतलब ये पहाड़ों से भी पहले बह रही हैं, पहाड़ों को काट के बहती हैं, अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। 87, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? क्यूसेक। क्यूसेक में पानी डाला जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि यमुना का लेवल बहुत बढ़ गया है, इतना क्यूसेक वाटर दूसरी नदी में डाला गया है, इस तरीके से। 88, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डी, नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465। दोस्तों ये 1465, इसकी भी लंबाई याद रखनी है। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबकम नामक स्थान से निकलती है। नदी घाटी परियोजनाएं आ गई हैं दोस्तों। नदी घाटी परियोजनाएं भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारी नदी से ही रिलेटेड होगी। 89, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन, कृष्णा। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से याद रखिए, अर्जुन और कृष्ण। आपने महाभारत में देखे होंगे अर्जुन और कृष्ण हमेशा साथ रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण। चलिए, नागार्जुन कृष्णा नदी, पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी और कावेरी नदी शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी। 90 पे आते हैं। उकाई बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों गुजरात में तापी नदी पे बनाई गई है। तमिलनाडु के में किस जिले में कल्लनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। चलिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है आप बताइए? सतलुज नदी पे, भाखड़ा नांगल जिसको कहते हैं। चलिए, ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। 93, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सी, हीराकुंड है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण 1948 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना बाद में आई थी। हीराकुंड सबसे पहले आज़ाद होने के बाद ही बनाया गया था।
ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर की एक कृत्रिम झील बन गई है, जिसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध से उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट में प्रदान की जाती है। 94 कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है और 2013 में इसको रूस की सहायता से शुरू किया गया था। श्रीशैलम बांध कहाँ स्थित है? श्रीशैलम बांध भी, श्रीशैलम भी श्री भगवान का ही नाम आता है, श्रीशैलम, तो ये कृष्णा भी भगवान हो गए। चलिए, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखना। 96 पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चमेरा बांध किस राज्य नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध देख लेते हैं इसको। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे रावी नदी पर बनाया गया है। 98 भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है दोस्तों? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध है दोस्तों हमारा। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, 261 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध, और ये भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम उत्तराखंड में टिहरी जिले में बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम टिहरी है, टिहरी गढ़वाल जो है। और चलिए 100 क्वेश्चन। गंडक सिंचाई परियोजना किस परियोजना की किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोस्तों गंडक दोनों में बहती है, जो आके गंगा में मिल जाती है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना परसेंट भूजल रिजर्व से आता है? तो 80%, याद रखिएगा। अब जलवायु देख लेते हैं दोस्तों। जलवायु और मौसम हमारे पास लास्ट में बचे हुए हैं, और सब हमारा सेशन जो ज्योग्राफी का होगा कंप्लीट हो जाएगा। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल दोस्तों ये हमारी देख लेती हूँ मैं, कंफर्म नहीं हूँ। सी चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। और भी थोड़ा मैच कर लेते हैं। व्यास परियोजना व्यास नदी पर, रंजीत सागर रावी नदी, सलाल बिजली चेनाब नदी, तुलबुल परियोजना झेलम, दुलहस्ती चेनाब, बगलिहार चेनाब। आप देखो बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल दोनों की तीनों चेनाब नदी। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? सर्दियों में किसकी वजह से वर्षा होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि हमारे मेडिटेरियन सी से आता है। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भूमध्य सागर, जो मेडिटेरियन सी है, से आने वाली पछुआ जेट धाराएं दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हिमालय के कुछ भाग पर हिमपात और भारत में उत्तरी भाग पर, जैसे पंजाब हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन पे तो बारिश होती है, और जो हमारे ठंडे प्रदेश है वहाँ पे हिमपात होता है, स्नोफॉल होती है। ये भूमध्य सागर से आता है। 104 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? जो हमारी ग्रीष्मकालीन मानसून की जो प्रवाह की दिशा है, तो जैसे भारत हो गया, तो ऐसे ही तो हमारा मानसून एंटर करता है सबसे पहले केरल से करता है ना। तो हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है क्योंकि ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ से एंटर करेगा और इधर जाएगा फिर लंबा। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही हम आपको एक अच्छे कंटेंट देते रहेंगे जितना भी हमसे बन पाएगा। इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए अपना सब्सक्रिप्शन देके। 105 पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर भारत में बारिश होती है, उसकी उत्पत्ति का स्थल क्या है? पश्चिमी विक्षोभ की, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, वही भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जो भूमध्य सागर में जो सर्दियों में जो हमारी तूफानी हवाएं उठती हैं, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा हो ना बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, तो समुद्र में जाके वो तूफानी हवाएं बन जाती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातीय विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती है, जो रबी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इनमें तेज हवाओं के चलने के साथ गरज भी होती है। चलिए, भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। तो रबी और खरीफ, और कौन सी तीसरी वाली बताइए? जायद।
चलिए, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पे दर्ज की गई है? मौसिनराम मेघालय में। ये सभी लोग जानते होंगे आप सब, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। 108 क्वेश्चन। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन 2.5 mm वर्षा होती है। चलिए, मिट्टी आ जाती है दोस्तों, मिट्टी हमारे में नहीं है। तो चलिए दूसरे पे आते हैं फिर। वन्य और वनस्पतियाँ। वन्य है दोस्तों, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती है उन्हें कहते हैं, किसे क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। जहाँ पे पेड़ से पत्तियाँ गिरती है ना दोस्तों, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। जहाँ पे नहीं गिरती उनको सदाबहार वन कहते हैं। शंकुधारी व कोणधारी वन ऐसे पाए जाते हैं ना पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको कहते हैं। 121 वन खंड के प्रमुख पर्यावरण संसाधन। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र को अंतर्गत आता है? सी 25%। बिनसर का जंगल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बिनसर के जंगल उत्तराखंड में है। बिनसर के जंगल कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र तल से 2412 किलोमीटर पर ऊंचाई पर बसा हुआ है। 123 वन विभाग सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? वन कवर भौगोलिक क्षेत्र सी 21.54। दोस्तों अभी 2021 में रिपोर्ट आई है ना, 2 उससे क्या हो गया है? 21.61 हमारा कुल वनावरण क्षेत्र हो गया है। और जो अगर हम मिलाएं तो 21.71 हमारा जो हो गया है, ये हमारा टोटल कवर हो गया, जो अभी 2021 में रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है। और उसमें जो टोटल पूछे वन वृक्षावरण जो हो गया है 24.62। इस तरीके से हमारा ये हो गया है टोटल। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर प्रतिशत पूछे वन सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत, वो होगा हमारा आंसर मिजोरम। इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। कृषि और पशुपालन ये हमारा नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं और आगे हमारा, हम सिर्फ वही टॉपिक करेंगे फ्रेंड्स जो अभी हमारे सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि इतना वाइड पढ़ के हम क्या ही करेंगे जब हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इसको हम बाद में दोबारा से अच्छे से कवर कर लेंगे बुक को, अगर आप कहेंगे। खनिज संसाधन ये दोस्तों हमारे सिलेबस में है। भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है? आंसर ए दिल्ली राजहरा। ये दोस्तों पैट के ही पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? तांबे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन कंप्यूटर आदि के लिए निर्माण करता है? डी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। चलिए, निम्नलिखित में से भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। ये कोयले का टाइप है चौथे नंबर का, जिसमें सबसे बेकार कोयला आता है। चलिए, ये फिर से हम कहाँ आ गए भाई? एक सेकंड दोस्तों, ये आ रहा है खनिज, ये आ गया। निम्न से भूरा कोयला हो गया है 180। लो एस की महत्वपूर्ण खदान कौन सी है? डी कर्नाटक में। कर्नाटक के कुद्रेमुख में जो है। 181 वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट फैक्ट्री कब लगी थी? 1855 में दोस्तों, इसको याद रखना। सीमेंट के उत्पादन में करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। लोअर पीसेस में पूछा गया क्वेश्चन है। 183 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क सबसे अधिक भंडार तांबे के कहाँ मिले हैं? राजस्थान में। राजस्थान में। चलिए, 2012 में वर्ष उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा बॉक्साइट उत्पादक देश पूछा है, सॉरी राज्य नहीं। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन। 186 बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है ये? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 187 भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? डी मध्य प्रदेश।
188 निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से है? बी सौर और पवन ऊर्जा, उनको दोबारा से यूज किया जा सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता, कोयला जल जाएगा। 189 आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के लिए जुड़ा हुआ है? बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट के लिए वस्तुओं के निर्माण में सबसे? पश्चिम बंगाल, आपको पता ही होगा जूट के लिए पश्चिम बंगाल। 191 भारत में निम्नलिखित में उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? लो इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा पूंजी को निवेश किया गया है। 192 कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कोयम्बटूर को, बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कपास उद्योग के कारण के लिए इसको कोयम्बटूर कहा जाता है। पूरे भारत में ये एक शहर की दृष्टि से कोयम्बटूर सर्वाधिक 81 मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कपड़ा यहीं पे बनता है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है? नहीं है। सी झारखंड जरिया, यह एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। और किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने हमारा ज्योग्राफी के सेक्शन में जितना भी हमारा सिलेबस था हमने सभी कवर कर लिया है, और ये कंप्लीट ज्योग्राफी है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे दे दूँगी, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इससे आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप एक बार और इसको रिवाइज कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी कोई त्रुटि हो। धन्यवाद दोस्तों।